बाबर के पिता का मृत्यु 8 जून 1494 में होता है और उसके पिता का नाम उमर शेख होता है, जो छत से गिरने के कारण मौत हो जाता है। उसके बाद 12 वर्ष की आयु में ही फरगाना का कार्यभार बाबर के हाथों में आ जाता है। बाबर के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है क्योंकि बाबर महज 12 साल का होता है। उसके पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बाबर के चाचा अहमद मिर्जा समरकंद का शासक और दूसरी ओर से उसका मामा महमूद खान फरगना पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु बाबर अपनी जनता की दृढ़ता और स्वामी भक्ति के कारण फरगना की रक्षा करने में सफल रहा। इस सफलता से बाबर का आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे प्रेरित होकर उसने समरकंद पर आक्रमण की योजना बनाई। स्वागत है आपके चैनल पे, मैं हूँ राजेश। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाबर के समय दूसरे स्टेट में, इंडिया के स्टेट में क्या क्या चल रहा था। आज हम लोग देखेंगे कि फरगना का शासक बनने के बाद जो उसके पिता उमर शेख थे, उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आया, क्या क्या प्रॉब्लम आए। बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, काबुल पर आक्रमण किया, फरगना पर आक्रमण किया, तो कैसे कैसे शासन आगे बढ़ा वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं समरकंद पर आक्रमण। सबसे पहले जानिए समरकंद के बारे में। समरकंद एक प्रमुख नगर था जिसका शासक बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। यह नगर सुंदरता एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बाबर इस नगर पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद पर आक्रमण करने के लिए बाबर को जुलाई 1496 ईस्वी तक तैयारियां करने के कारण रुकना पड़ा। इसी बीच क्या होता है कि समरकंद का शासक जो था अहमद मिर्जा, उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बाबर ने जुलाई 1496 में समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन इस अभियान में उसे सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 2 साल बाद उसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में वो विजय होता है। समरकंद पर लगभग 100 दिन शासन किया होता ही है कि फरगना में विद्रोह हो जाता है। बाबर का जो भाई होता है जहांगीर, वो फरगना का शासक अपने आप को घोषित कर देता है। उस समय में बाबर का तबीयत बहुत ख़राब चल रहा था, तो वो तुरंत फरगना नहीं जा सकता था। जैसे उसका तबीयत सही हुआ, वो फरगना गया, लेकिन फरगना पहुँचते उसको बहुत देर हो चुका था। बाद में जब वो समरकंद लौटा तो बाबर की अनुपस्थिति में अहमद मिर्जा का जो पोता था अली मिर्जा, उसने समरकंद पर आक्रमण कर लिया और समरकंद को अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह से क्या हुआ कि बाबर के हाथ से फरगना भी चला गया और समरकंद भी चला गया। बाबर के साथ ये बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेचारा क्या करता था, एक जगह पे जीतता था युद्ध, दूसरा जगह उसके हाथ से निकल जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग इसका लाइफ रहा है। बाबर ने अपने आत्मकथा में तुझो के बाबरी में लिखा है कि इस प्रकार फरगना के निमित्त मैंने समरकंद छोड़ा, अब क्या देख रहा हूँ कि एक एक राज हाथ से निकल गया और दूसरा आया भी नहीं। इस प्रकार बाबर के अधीन खोजन नामक एक पहाड़ी क्षेत्र में ही रहा तथा बाबर की सेना भी समाप्त हो गई थी। बाबर के लिए अपार संकट का समय था। बाबर इधर उधर भटकता रहता था। पाकिस्तान ने भी बाबर की स्थिति के बारे में लिखा है, वह किस्मत की एक गेंद और शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। उसके साथ ये प्रॉब्लम आम हो गया था, एक जगह जीतता था, दूसरा जगह उसके हाथ से निकल जाता, दूसरी जगह पे वो कब्जा करने के लिए जाता तो पहला हाथ से निकल जाता था। अगर स्ट्रगल देखना है तो बाबर को देखिए। उसके बाद फरगना पर आक्रमण करता है। 1298 ईस्वी में बाबर ने फरगना पर फिर से अधिकार कर लिया, किंतु यह विजय भी परमानेंट नहीं था। 15 ईस्वी में फरगना पुनः उसके हाथ से निकल गया तथा उसे जंगलों और कंदराव की शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। फिर समरकंद पर विजय। 1501 में बाबर ने पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया, किंतु समरकंद पर उसका आधिपत्य अधिक समय तक कायम नहीं रह सका क्योंकि उज्बेक सरदार शैबानी खान ने सरेपुल नामक स्थान पर बाबर को हरा दिया। इस प्रकार समरकंद पर बाबर का आधिपत्य मात्र 8 महीने ही रहा था। काबुल पर विजय। समरकंद के हाथ से निकल जाने पर बाबर 1502 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक भटकता रहा। उज्बेक नेता सुबानी खान ने इस बीच संपूर्ण ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसी समय बाबर को काबुल पर अधिकार करने का मौका मिला। काबुल में बाबर के चाचा उलूग बेग की मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ अराजकता फैल गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 1540 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। काबुल में शासन करते हुए बाबर का जो ज़िंदगी था वो बहुत ही सुखमय हो गया था और 1507 ईस्वी में बाबर ने पाशा की उपाधि धारण की। उसके बाद समरकंद पर आक्रमण। बाबर हमेशा से सपना देखता था कि वो समरकंद पर अधिकार करे और वहाँ का राजा बने। 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बन जाने के बाद भी समरकंद पर विजय की उसकी आकांक्षा अभी भी बाकी थी। 1510 ईस्वी में बाबर को ज्ञात हुआ कि उज्बेक सरदार सैबनी जो था, उसका सबनी समरकंद का शासक ईरान शाह के साथ युद्ध में मारा गया। शैबानी खान की मृत्यु के समाचार से बाबर की समरकंद पर अधिकार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इसी उद्देश्य से उसने ईरान के शाह के साथ संधि करके 1510 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर का समरकंद पर अधिकार तो हो गया, किंतु उसे ईरान के शाह की छत्र छाया में रहना पड़ा। इसी कारण से उसे शिया मत अपनाना पड़ा, जिसका समरकंद के सुन्नी निवासियों ने घोर विरोध किया। इसी समय उज्बेक सरदार उबैदुल्ला खान ने समरकंद पर आक्रमण किया। वह बाबर को कुले मलिक नामक स्थान पर पराजित किया और समरकंद बाबर के हाथ से फिर से निकल गया। इधर था आपका कि बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, फिर फरगना पर आक्रमण किया, फिर समरकंद पर आक्रमण किया, फिर काबुल पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर से समरकंद पर आक्रमण किया। लेकिन उसको ये चीज़ पता चल गया था कि ये जो एरिया है अफ़गानिस्तान वाला, वो उसको मैं कभी नहीं जीत सकता हूँ। तो उसको छोड़ के वो भारत की ओर मूव करना शुरू करते हैं। देखिए, बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षा वाला आदमी था। वो चाहता था कि मैं सिर्फ फरगना का ही शासक नहीं रहूँ, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य होना चाहिए। उसने 3 बार समरकंद पर अधिकार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों बार ही समरकंद उसके हाथ से निकल गया। उसके पश्चात उसने समरकंद पर अधिकार करने का इरादा ही त्याग दिया। बोला, भाई मुझे समरकंद चाहिए नहीं, मैं दूसरे एरिया को देखूंगा और वहाँ पे मैं
आक्रमण करूँगा और उसको अपने कब्जे में लूँगा। समरकंद में असफल हो जाने के बाद उसका ध्यान जो है भारत की ओर केंद्रित हुआ। विशाल साम्राज्य स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसे भारत उचित लगा। बाबर जो था वो तैमूर वंश का था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बाबर तैमूर वंश का था और माता की तरफ से वो चंगेज़ खान का वंश था। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तब उसने पंजाब पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए बाबर स्वयं को पंजाब का अधिकारी समझता था। भारत के विशाल भूभाग को जीतकर बाबर अपने पूर्वजों के समान ख्याति प्राप्त करना चाहता था। भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न देश था। भारत की अपार धन संपदा के विषय के बारे में बाबर को जानकारी थी तथा भारतीय धन संपदा ने भी बाबर को भारतीय अभियान के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति भी सोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जिसमें अत्यधिक राजदूत थे, आप खुद में ही लड़ते रहते थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। और देखिए बाबर के लिए दो ही थ्रेट था, एक तो दिल्ली में लोधी वंश और दूसरा मेवाड़ में राणा संगा। उसको यही लगता था कि मैं इस दोनों को अगर टैकल कर लूँ तो मैं भारत पर अच्छे से कब्जा कर सकता हूँ। भारत पर आक्रमण हेतु बाबर के लिए कोई विशेष परेशानियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बोला। इस प्रकार बाबर को दोहरा फायदा हुआ, जहाँ एक वो इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि भारतीयों में पारस्परिक फूट है, वह उसे सहायता करने के लिए वहाँ आदमी भी हैं। बाबर का टोटल भारत के लिए 5 अभियान हुआ। बाबर जब भारत अभियान के लिए आने वाला था तो उसने उससे पहले बहुत सारा तैयारियाँ किया था, जिसमें से उसने समरकंद के उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति, मंगोल से व्यूह रचना और ईरानी से उसने बारूद का प्रयोग और तुर्कों से अश्व सेना का संचालन सीखा था। इस प्रकार उसने अपनी सेना को संगठित एवं युद्ध कला को उन्नत कर लिया था। उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है 1519 में किया गया। उसने पहले क्या किया कि बाजौर जो है एक स्थान है, बाजौर को घेरा। बाजौर में जब उसने आक्रमण किया तो भारतीयों ने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, लेकिन बारूद के सामने थोड़े कोई टिक सकता था। 7 जनवरी 1519 ईस्वी को बाबर ने बाजौर पर अधिकार कर लिया और हजार से ज़्यादा वहाँ के जो निवासी थे उसका हत्या कर दिया। उसके बाद उसने झेलम के तट पर भीरा के निवासियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। कुछ समय भीरा में रुकने के बाद बाबर काबुल लौटा तथा भीरा में हिंदू बेग को नियुक्त कर गया। भीरा से सिंधु तक का क्षेत्र मोहम्मद अली जंग और खुशाब लंगर खां को सौंप दिया। बाबर के लौटते ही भीरा के निवासी ने हिंदू बेग को भीरा से निष्कासित कर दिया। ये देखिए 1519 में जो बाबर आक्रमण किया था वो जनवरी का टाइम चला था, ठीक है। उसके बाद उसने 1519 में सितंबर में फिर से आक्रमण किया, जब हिंदू बेग भीरा से निष्कासित कर दिया गया था। तो सितंबर में फिर से आक्रमण करता है। हिंदू बेग भीरा से भागकर बाबर के पास पहुंचता है और बाबर को बताता है। बाबर वहाँ से फिर से भारत की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन पेशावर पहुँचने पर उसे सूचना मिलता है कि बदख्शा उपद्रव कर रहा था और उसे तुरंत जो है काबुल लौटना पड़ता है। तीसरा आक्रमण 1520 में होता है। रास्ते में अफगानों को रौंदता हुआ वह सियालकोट जा पहुंचा। सियालकोट के निवासियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद बाबर सैयदपुर पहुंचा, जहां के निवासियों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन बाबर को सफलता मिली। इसी समय बाबर को सूचना मिली कि कंधार के शासक जो है शाह अरगुन, उसने काबुल पर आक्रमण कर दिया है। तो बाबर को फिर से काबुल लौटना पड़ा। उसने वापस जाकर 1522 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की और अपने पुत्र कामरान को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। 1524 में किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के मध्य मनमुटाव चल रहा था। दौलत खान ने उसके पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत की ओर अग्रसर हुआ। इसी कारण इब्राहिम ने दौलत खां पर आक्रमण किया और दौलत खान को भागने पर विवश होना पड़ा। उधर बाबर ने भारत की ओर आते हुए लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। तब दौलत खान ने बाबर से लाहौर की गद्दी पुनः उसे देने का निवेदन किया, किंतु बाबर ने जालंधर और सुल्तानपुर देने की पेशकश की, जिससे दौलत खां को निराशा हुई। बाबर ने इन दोनों क्षेत्रों का सूबेदार उसके पुत्र दिलावर खां को बना दिया। दीपालपुर का सूबेदार इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को नियुक्त किया गया। बाबर के वापस लौट जाने पर दौलत खान और उसके अन्य पुत्र गाजी खान ने सुल्तान व दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। बाबर की लाहौर में छोड़ी गई सेना ने दौलत खां को परास्त किया। उसके बाद आलम खां ने काबुल जाकर बाबर से दिल्ली पर आक्रमण करने का निवेदन किया। उसके बाद आलम खां भारत लौटा, जहां दौलत खान ने उसे मित्रता कर ली और दोनों मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन इब्राहिम ने उसे हरा दिया। 5वां आक्रमण जो होता है वो 1525 में होता है। बाबर ने भारत पर 5वीं बार आक्रमण 1525 में किया। दौलत खां को विद्रोह करने के कारण दंडित करना बाबर के लिए आवश्यक था। दौलत खां उस समय मिलवट की कील में था, जिसे बाबर ने घेर लिया। दौलत खां का पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोदी की शरण में चला गया। उसका पुत्र दिलावर खां भी बाबर के साथ था। दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय बाबर को अनेक अफगान अमीरों ने, जो सुल्तान इब्राहिम से असंतुष्ट थे, अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी, जिनसे प्रोत्साहित होकर बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। पानीपत का युद्ध 1526। अपने प्रारंभिक अभियानों के द्वारा पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात बाबर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, जहां उस समय लोधी वंशज इब्राहिम शासन करता था। इब्राहिम एक विशाल सेना का स्वामी था, जबकि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक था। किंतु अनेक भारतीय सूबेदारों द्वारा बाबर के प्रति सहानुभूति रखने के कारण बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस कर सका। बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी था।
बाबर ने सरहिंद व अम्बाला होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब इस बात की सूचना इब्राहिम को मिली तो उसने भी एक शक्तिशाली सेना के साथ बाबर का सामना करने के लिए दिल्ली से कूच किया। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। इब्राहिम और बाबर की सेना लगभग एक सप्ताह यानी 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आमने सामने रही, लेकिन दोनों में से किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण कर सके। उसके बाद 19 अप्रैल 1526 को बाबर ने रात में लोधी पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण जो है विफल हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद 21 अप्रैल को निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम की सेना ने आगे बढ़कर बाबर की सेना पर आक्रमण किया। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना अत्यंत कुशलतापूर्वक की। वह तुरुगमा पद्धति का प्रयोग किया। बाबर की सेना 3 तरफ से लोधी की सेना को घेर लिया। एक ओर तोपखाने, 2 ओर से तीरों से इब्राहिम की सेना हमला करना शुरू किया। इस व्यूह रचना के समक्ष इब्राहिम लोधी की सेना टिक नहीं सकी और परास्त हो गया। इब्राहिम लोधी अपने हजारों साथियों के साथ इस युद्ध में मारा गया। इब्राहिम को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर ने हुमायूं व ख्वाजा को आगरा पर अधिकार करने भेजा। एक अन्य दल को उसने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस प्रकार दिल्ली व आगरा पर उसका अधिकार हो गया तथा 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में उसके नाम का कुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। पानीपत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 1526 में पानीपत का युद्ध निर्णायक हुआ। इससे भारतीय इतिहास में एक नया युग का शुभारंभ हुआ। पानीपत के युद्ध के परिणाम निम्नलिखित है, जिसमें लोधी वंश का पतन, दूसरा मुगल वंश के शासन की स्थापना, भारत को अपार हानि और राजपूतों को निराशा। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही लोधी वंश शासन का पतन हो जाता है। दूसरा मुगल वंश की स्थापना होता है। पानीपत के युद्ध से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथों में आ गया। पानीपत के युद्ध से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथों में आ जाता है। इस प्रकार 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना भारत में की। मुगल शासन की स्थापना हुई और इसके द्वारा भारत को श्रेष्ठ, सुयोग्य एवं शक्तिशाली शासक प्राप्त हुए, जिनके अधीन देश को एक यौगिक संस्कृति के विकास के नवीन प्रयोग प्रारंभ करने का अवसर मिला। भारत को अपार हानि। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी के पराजित होने के कारण भारत को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। बाबर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, जो उसने सैनिकों और काबुल की जो जनता थे उसमें बांट दिया। राजपूतों का निराशा। पानीपत के युद्ध से पहले राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार करने का स्वप्न देखता था, क्योंकि लोधी शासन दिल्ली में कमजोर थी। लेकिन बाबर द्वारा दिल्ली हस्तगत कर लिए जाने के परिणामस्वरूप उनकी इस अभिलाषा पर पानी फिर गया। इसके साथ भी यह भी स्पष्ट हो गया कि अब राजपूतों को बाबर का सामना पड़ेगा, क्योंकि बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था। अच्छा, इब्राहिम लोधी और बाबर पराजय का कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी के हारने का वजह क्या था? देखिए, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का स्वामी था, जिसके अधीन एक विशाल सेना थी। इसके पश्चात भी बाबर एक छोटी सी सेना के साथ इब्राहिम को हरा देता है। इसके लिए बहुत सारे रीजन थे, जिसमें सबसे पहला है बाबर का व्यक्तित्व। बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट भरा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि समरकंद पर उसने आक्रमण किया था, फरगना पर आक्रमण किया, तो उसको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो उसके अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा था। जिस बंदे के ऊपर 12 साल की उम्र में फरगना का बोझ आ गया होगा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास तो होगा ही। उसके बाद बाबर के योग्य सेनापति। बाबर खुद भी एक योग्य सेनापति था और उसके अन्य भी जो सेनापति थे उसके पास बहुत टैलेंट था। उसका पुत्र जो हुमायूं था वो भी एक कुशल सेनापति था। बाबर के तुर्क सेनापति जो थे वो नए नए रणनीति को अपनाने और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ही कुशल थे। इसके विपरीत अगर इब्राहिम लोधी का बात करें तो इब्राहिम लोधी के पास ना टैलेंट था, ना ही सेनापति था, और न ही उसको नए नए युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण इब्राहिम लोधी हार गया। उसके बाद मुगल सेना का रण कौशल। मुगल सेना के सैनिक बहुत ही बहादुर थे और वो इससे पहले बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया था। बाबर के जितने भी सैनिक थे उसको परिस्थिति का अनुकूल अनुभव था कि लड़ना कैसे है, कैसे पीछे हटना है, किस टाइम में आक्रमण करना है। तो ये सब उसके अंदर बहुत ही टैलेंट था, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे। ये भी रीज़न था। उसके बाद बारूद का प्रयोग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाबर के जीतने के पीछे रीज़न ये था कि बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था, जो तीर धनुष उसके सामने टिक नहीं पाया। उसके बाद बाबर का कुशल सेना संचालन और व्यूह रचना। बाबर जो था वो अत्यंत योग्य सैन्य संचालन और व्यूह रचना करने में दक्ष था। बाबर का सेना बहुत कम था, लेकिन जितने भी सेना था उसमें बहुत गति हुआ करता था। वह तीव्रता से आक्रमण भी कर सकता था और विपरीत परिस्थिति में भाग भी सकता था। अनेक अफगानों का बाबर के साथ होना है, ये भी एक फैक्टर था बाबर के जीतने के पीछे। इब्राहिम लोधी ने शासन बनने के पश्चात अनुशासन बनाए रखने से उद्देश्य से क्या किया था कि कठोर नीति का पालन किया था, जैसे उसका बाप कर रहा था, जिसके कारण अनेक सरदार जो थे उससे नाराज हो गए थे और उसके विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे। इनमें से एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खां, वो इब्राहिम लोधी का चाचा था। इब्राहिम लोधी को पराजित करने के पीछे ये भी बहुत बड़ा रहता था। उसके जो चाचा थे उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अफगानों का नैतिक पतन। शुरुआत में अफगान बहुत ही नैतिक मूल्यों में विश्वास करता था, वो बहुत ही मेहनती था और देश से प्रेम करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में आराम आया, मनोरंजन और विलासिता में लिप्त होने के कारण उसका पतन होना शुरू हो गया। ये कुछ फैक्टर है जिसके कारण इब्राहिम लोधी हारा और बाबर जीत गया। अब बात करते हैं पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर के सामने समस्याएं क्या क्या आई। सबसे पहले बाबर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिए जाने के कारण नागरिक नागर छोड़कर भाग रहे थे। बाबर ने लोगों को यह आश्वासन दिया कि जो लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। दूसरा,
अनेक अफगान सरदारों ने इस मध्य स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बाबर ने घोषणा की कि जो अफगान सरदार उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेगा उन्हें बहुत ज़्यादा जागीरें दी जाएगी। इस प्रकार अनेक अफगानों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा कुछ को उसने शक्ति के द्वारा आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तीसरा, बाबर के सैनिक काफ़ी समय से काबुल से बाहर थे। वो अपने घर लौटना चाहते थे और भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी था जो वो सहन नहीं कर पा रहा था, और किसानों के खेत छोड़ जाने के कारण खाने पीने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ा जो थ्रेट था बाबर के लिए वो था राणा सांगा। बाबर के समक्ष सर्वप्रथम समस्या राजपूतों की नेता मेवाड़ राणा सांगा था, जो अत्यंत पराक्रमी था तथा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। पानीपत के युद्ध में उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के आक्रमण की संभावना के कारण भाग नहीं लिया, किंतु बाबर ने जब भारत में अस्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया तो राणा सांगा और बाबर के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो ये था कुछ बाबर का आक्रमण जो बाबर ने भारत में किया था और मुगल सत्ता का स्थापना किया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, जितना भी है वो हम लोग आगे देखते चलेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।